सो जय हिंद एवरीवन। आई एम ग्लैड टू से कि मैं फिर से आ गया हूँ फौजी टॉक्स पे आफ्टर अ ब्रेक ऑफ से क्लोज टू 1 ईयर सर। एंड आई एम सो ग्लैड टुडे। मेरे साथ जो गेस्ट है वो है विंग कमांडर निमिष जैन सर। एंड आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि एयरफोर्स का कोई होना चाहिए। सो हियर इज़ एन एयरफोर्स ऑफिसर। एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट 1 आवर के आसपास अबाउट एयरफोर्स, अबाउट सर्स जर्नी। एंड लेट्स सी हाउ एक्साइटिंग दिस इज। एंड आई एम श्योर मैं सर को सुन चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। तो सर से शुरुआत करेंगे। और बातें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस बोलते हैं। सो वेलकम टू फौजी टॉक सर। थैंक्स विजय। आई मस्ट टेल यू, मुझे तो लग रहा है कि हम शायद डेस्टाइंड ही थे मिलने के लिए, कि आज हम एक इवेंट में मिले। एग्जैक्टली सर। और फिर मुझे पता लगा कि आप तो इस एरिया के अंदर जहाँ पे फ़ौजियों से बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से हैं। सो आई एम एग्जैक्टली। लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम श्योर इट विल लाइकवाइज बी ए। सर, लाइकवाइज। सो सर मेरा पहला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डोमेन में जो सोशल मीडिया डोमेन है या बाहर एयरफोर्स के बारे में, आर्मी से आते हैं, नेवी से हम दो चार लोग हैं, एयरफोर्स इज़ नॉट मच स्पोकन अबाउट। तो मैं पहला क्वेश्चन ये होगा सर कि आफ्टर सर्विंग फॉर लॉन्ग, यू हैव बीन अ सर्विंग ऑफिसर फॉर लॉन्ग एंड आपने इतना कंट्रीब्यूट किया एज अ वेटरन सर। अभी मैं और आप दोनों वही चेयर पे बैठे हैं। हाउ डू यू मिस एयरफोर्स अभी? सो आई टेल यू, हमने ये बात हमेशा सुनी है कि फ़ौजी से यूनिफॉर्म निकाल सकते हो लेकिन फ़ौज नहीं निकाल सकते। तो मैं वाकई बताऊं तो मैं फ़ौज को और यूनिफॉर्म को मिस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे अंदर है। मैं मात्र यूनिफॉर्म पहन नहीं रहा हूँ या फ़ौज में सर्विस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदर इतना घुस गई है, ऐसे लगता है जैसे ब्लड की तरह बह रही है। तो जो चीज़ आपके अंदर है उसको मिस करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या बात है सर। बट वो जर्नी जब आपने वो सोचा कि मैं बाहर आऊँगा करके, आफ्टर सर्विंग फॉर 24 years, हाउ इजी इट वाज और हाउ टफ इट वाज? बहुत अच्छा सवाल है विजय। तुम मुझे वापस ले गए हो 5 साल पहले। हाँ, 5 साल पहले ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो मैंने डिसीजन बड़ा सोच समझ के, डेलिब्रेशन करके, फैमिली से बातचीत करके और यह सोच के कि फ़ौज से निकलने के बाद क्या करूँगा, ये डिसीजन लिया था। तो जब डिसीजन ले रहा था और मैंने अपने पेपर्स पुटअप किए, मैंने ये रिक्वेस्ट सबमिट करी कि मुझे एयरफोर्स से बाहर जाना है प्री मैच्योर सेपरेशन के तहत। और जब तक डिसीजन आया तब तक कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जिस दिन डिसीजन आया उस दिन मुझे अपने फ़ौजी घर से जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझे घूर रहा है। वो एक इंटरनल फीलिंग थी। और जब मैं यूनिफ़ॉर्म जिस दिन मैं यूनिफ़ॉर्म उतार के अगले दिन सुबह उठा, तो मुझे लगा कि जीवन में कुछ पर्पज़ ही नहीं बचा है। ऐसे लगा कि जैसे खाल उतर गई है, कि मैं बाहर निकलूँगा तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि तुम हो कौन? और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये वो टफ़ टाइम था, लेकिन वो कहते हैं फ़ौज ने आपको सब कुछ दिया है, वो ताकत दी है, वो विश्वास दिया है। तो वही बेसिक्स जो थे फ़ौज के फिर काम आए। और मैंने कहा ये तो मैंने खुद ने चूज़ किया है और फ़ौज ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इस सफ़र को भी बहुत आराम से और आसानी से पार कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपने सेकंड करियर की ओर कदम बढ़ाया और वो उतना ही आसान था जैसे फ़ौज जॉइन करना। करेक्ट। नहीं, बट मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ सर, बिकॉज एक एक फेमस डायलॉग है जो मैं सबको बोलता हूँ कि बीइंग अ वेटरन इज परमानेंट, बीइंग अ वेटरन इज परमानेंट, बीइंग इन यूनिफॉर्म इज फॉर अ पीरियड, 10 साल हुए, 20 साल या 25 साल जो भी। तो काफ़ी सारे लोग सर ये होना ही है, भले आप एडमिरल हो या चीफ ऑफ एयरफोर्स हो या हुएवर, या आर्मी हो या हमारे रैंक्स के बहुत सारे जो भाई हैं, हमारे बहन हैं, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो वो जो कॉल लेना होता है ना सर, कि बहुत अनसर्टन होता है, बिकॉज यू आर सर्विंग, आपके पास एक छत्र छाया है, वर्दी है, यू हैव रिस्पेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है, आपका फैमिली एंड ऑल, एंड देन सडनली वो डिसीजन आपको लेना ही लेना, और बहुत लोग लेंगे। तो मुझे भी, जैसे आपने बोला कि इनिशियली इट वाज वेरी वेरी हैवी, तो मैं सर आपके थ्रू जानना चाहूँगा कि जो लोग अभी वेटरन होने वाले हैं या जो कगार पर है,
आपने तो आपकी जर्नी बता दी सर, तो व्हाट आर द थिंग्स उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज़ ये डिसीजन उनको लेना ही लेना है, और वो इमोशन को कैसे ओवरकम करे? यस। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा-सा और पीछे जाता हूँ, जब हम फ़ौज जॉइन करते हैं। ठीक है सर। तो जब हम फ़ौज जॉइन करते हैं तो हम अपने घर को, रिश्तेदारों को, भाई-बहनों को, माँ-बाप को, सबको छोड़कर आते हैं। करेक्ट। तो आपको एक फ़ीलिंग आती है, लेकिन एक पर्पज़ होता है, आप वो करना चाहते हो। ऐसे ही जब आप फ़ौज छोड़ के यदि माइग्रेशन हो रहा है आपका और आप कहीं दूसरा करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, वो पर्पज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक्स वाई ने किया था और उसका सक्सेसफुल करियर था तो मुझे भी करना है। जैसे फ़ौज जॉइन करने का डिसीजन आपका डिसीजन है, उसी तरह से आपका सेकंड करियर जाने का डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ये पहली बात है। जिस लगन से और जिस मन से आपने फ़ौज की जर्नी की, सेकंड करियर भी उसी मन से होना चाहिए, किसी की देखा-देखी नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट और मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है, फ़ौज की लाइफ़ जैसे आपकी लाइफ़ नहीं होती है, हर फैमिली मेंबर की लाइफ़ होती है। हाँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा आपने। हाँ, जैसे आपकी वाइफ़ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो सब भी अपने आप को यूनिफ़ॉर्म में कहीं न कहीं महसूस करते हैं कि वो कैंपस में जी रहे हैं। तो जब आप बाहर जा रहे हैं, तो इन सबसे पहले बात करना ज़रूरी है। जिस तरह से आप मन बना रहे हैं कि मुझे यूनिफ़ॉर्म उतार के एक नई पहचान बनानी है, आपको करीब 1 साल पहले सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से ये बात करनी है कि हमारी लाइफ़ में ये चेंजेज़ आने हैं, और जो आपने बात बोली कि आज नहीं तो 10 साल बाद 10 आएँगे। साल बाद आएँगे, आना ही है वो आना तो, तो है, रिटायर तो सबको होना ही होना है, ही है। शाश्वत तो कोई भी नहीं है यहाँ सही पर। बात। तो उनको ये बात समझानी है, और जिस दिन आपकी फैमिली के मेंबर आपके साथ हो गए, आपने ये मान लीजिए कि जंग जीत ली है। उसके सही बाद बात सब है कुछ सर, आसान है। सही बात है। तो सेकंड स्टेप ये है। थर्ड, जो 90% जंग आप जीत चुके हैं, 10% जो बचता है उसमें ये है कि आप जो बाहर कॉरपोरेट में जहाँ पे भी आप अपना डोमेन डिसाइड करते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपने इतने मल्टी डोमेन में काम किया है, आपको केवल उसे ट्रांसलेट करना आना चाहिए। करेक्ट सर, करेक्ट। जैसे मैं बताऊं, बाहर एक पीएमपी होता है, हाँ, पीएमपी कोर्स होता सर्टिफिकेट। है। उस सर्टिफिकेट को 15 दिन लगते हैं और आप पीएमपी सर्टिफाइड होते हो, और जब तक वो नहीं होता है तो इंडस्ट्री में उसकी, मतलब आपको मैं हाँ, प्रोजेक्ट सही बात में है सर। आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, आप समझ हुँ, नहीं पाओगे। फौज में हम ज्वाइन करते हैं, उस दिन से इस काम इज़ को करते हैं। तो आप सोचिए, प्रोजेक्ट हैंडल करने के और उस क्वांटम के, आप सालों से, डिकेड्स में आप उस काम को कर रहे हैं, एक 5 दिन का, 10 दिन का सर्टिफिकेट ही तो लेना है। सही तो बात ये है सर। ट्रांसलेशन है, जो आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल को किस तरह से सर्टिफिकेट लें, तो आपके लिए वो पूरा सफ़र आसान हो जाएगा। करेक्ट सर। यही यही क्वेश्चन को आगे ये करके, बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट क्यों है सर? अगेन, क्योंकि मैं इतने लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ कॉर्पोरेट में होकर भी, कहीं न कहीं वो डर, जैसे आपने हुँ। हमने डिस्कस किया, आपने कितने अच्छे से उसको बताया भी कि क्या-क्या करना चाहिए। सो सर, ये क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसलेशन, जहाँ पे हम जो जहाँ पर हमने डिसाइड किया कि आना ही है, जो पूरा ट्रांज़िशन जो होता है, हुँ। ये कितने देर पहले चालू करना चाहिए? लाइक इफ अगर मैंने मेरा माइंड, इफ आई हैव मेड माय माइंड, सो व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन कि जहाँ से मैं इस पर काम करना शुरुआत करूँ? तो मेरे हिसाब से जिस दिन आप पेपर पुट अप कर देते हैं कि हुँ, आपको अब फ़ौज हुँ। से बाहर जाना है, या आप सुपर एनुएट हो रहे हैं जहाँ आपकी सर्विस पूरी हो रही है, उससे 1 साल पहले आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। शुरू के 6 महीने आपको अपना अलाइनमेंट और फैमिली की ऑनबोर्डिंग के लिए है, करेक्ट, और मार्केट को, इंडस्ट्री को बाहर समझने के लिए और अपना डोमेन डिसाइड करने के लिए। करेक्ट। और जो सेकंड 6 मंथ्स हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट लेना है, कैसे अपना रिज्यूम बनाना है, किस तरह से आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी बेस का एसटीओ हूँ, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, हुँ, हुँ, या हुँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ, हुँ। या चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर हूँ। मैं इसको रिज्यूम में लिखता हूँ, बाहर किसी को समझ में नहीं आता। सही बात है। लेकिन मैं जैसे ही उनसे कहता हूँ कि मैंने 1000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट किया है, या मैं एक टीम हैंडल करता हूँ जहाँ पे मैं क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्व हूँ, या मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैंने 5 प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 2 साल में हैंडल किए हैं और इस एफिशिएंसी से आउटपुट दिया है, इतनी सेविंग्स की है, तो बाहर के लोगों को ये
जो डेटा है वो समझ में आता है। तो आपका जो 6 मंथ्स है वो आपके रिज्यूम को मैपिंग करने में, आपके डोमेन के सर्टिफिकेशन लेने में, और उसमें आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, उसमें लगने चाहिए। बढ़िया सर। तो जो भी वेटरन्स हमें सुनेंगे या जो ट्रांजिशन में जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लोग पूछते भी है, बिकॉज सी हम बाहर आते हैं, हमारी स्टोरी सब सुनते हैं, एवरीवन लव्स आवर स्टोरीज इन सर्विस, बट उसके बाद जो होता है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर फैमिलीज। सो दैट इज़ वाई सर ने काफ़ी खूबी से वो क्लैरिफाई किया। अब अगेन सर आप इन, मुझे एक चीज़ हाँ बड़े मेरे सर। को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं फौज से निकल रहा था तो मैंने एक चीज़ सीखी थी, और मुझे किसी ने एक मंत्र दिया था कि अगले 90 दिन तक आप रोज़ लिंक्डइन पे एक जॉब के लिए अप्लाई करो, और एक अच्छा। से ज़्यादा मत अप्लाई करना, क्योंकि एक जॉब अप्लाई करने का मतलब है 5 से 6 घंटे लगाना। हम्म। क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को उस जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैपिंग कर रहे हो और प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप 90 दिन आप करोगे तो लेट मी टेल यू, इट कैन हैपन ऑन 5th डे, 10th डे, 25th डे और 90th डे। बट आई एम येट टू फाइंड कि जिनसे भी मैंने लोगों से बात की और ये प्रोसेस से गए हैं, कि जिसको 90 डेज में मनचाहा जॉब ना मिला हो। पंचायत जॉब ना ना मिला मिला हो। हो। ओह, अच्छा। 100% जिन लोगों से बात की है 90 डेज में, जिसने इस प्रोसेस को फॉलो की है, उनको जैसा जॉब वो चाहते थे उससे बेटर ही मिला है, नीचे नहीं मिला। क्या बात है सर। तो ये मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मैंने सबके साथ होते देखी है। सो 90 डेज मंत्रा, तो यस। सर का जो 90 डेज मंत्रा, दैट्स अ, वही है ना सर, हर पॉडकास्ट के थ्रू वी लर्न। सो दैट्स अ लर्निंग प्रॉब्ली आई विल शेयर विद सो मेनी ऑफ माय फेलो फोक्स जो देख रहे हैं एक ट्रांजिशन फ्रॉम फौज टू दिस थिंग। सो सर, बात अगर ट्रांजिशन की आए तो यहाँ पर वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉक के दौरान आपने कहा कि वो जो डिसीजन होता है ज्वाइन करने का। यस। सो what motivated you to join armed forces and why air force, sir? Again, you are taking me back To to so many years. so many years, more than 2 decades. So I tell you, it's an interesting story. सभी लोग देशभक्ति के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। मुझे तो Hmm. लगता है 90% लोग उसको जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में ज्वाइन करते हैं, कि उनको लगता है यूनिफॉर्म में रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छा पैसा मिलता है, ट्रेड ऑफ करते हैं कि बाहर ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, अंदर क्या होगा। मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। जो इंजीनियरिंग के टाइम में मेरा रूममेट था, वो डेस्परेट था कि उसे फ़ौज ज्वाइन करनी है। अच्छा, ओके। हम दोनों इंजीनियरिंग साथ कर रहे थे, और मैंने जोधपुर से इंजीनियरिंग करी है, तो हम लोगों की आदत थी कि हम रात को लेट पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पे चाय पीने जाते थे। अच्छा, जोधपुर के आसपास। जोधपुर रेलवे स्टेशन पे जोधपुर। रात को 12 बजे बाद वहाँ चाय मिलती थी, तो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते थे, फिर रात भर पढ़ते थे। तो एक दिन जब हम जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ से एक लड़कियों का जो ग्रुप था वो अच्छा, ट्रेन से जा रहा था। लड़कियों का ग्रुप, हाँ, लड़कियों का ग्रुप इंटरेस्टिंग, था। हाँ। हाँ। और वो ट्रेन जोधपुर से जा रही थी शिमला। ओके। तो जो मेरे फ्रेंड थे संजीव, वो भी अब एयरफोर्स में हैं, अच्छा, सर्विंग ऑफिसर हैं। ओके। तो हम दोनों यंगस्टर जैसे होता ही है, तो उसने हम एक हमारी एक आदत थी, हम एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि लेट्स सी क्या होता ओके। है। ओके। तो उसने मुझे चैलेंज किया कि वो सामने जो खिड़की पे लड़की बैठी है, हाँ। उसको तुम अपना नंबर दे के आओ और नाम दे के आओ, क्या होगा। ओके। मैम भी सुनेगी ये सर। है ना। हाँ, तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो बियॉन्ड लिमिट जाए। तो मैंने वो चैलेंज लिया, और शायद ये चैलेंज लेना ही होता है जो आपको फौज में एक क्वालिटी होती है, कि आप मतलब चैलेंज ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। हम्म। तो मैंने वो जाके एक विजिटिंग कार्ड रखा था, किसी सीनियर ने मुझे दिया था कि अगर जॉब चाहिए तो लेना। तो मैंने उस पर अपना नाम लिखा और नंबर लिखा, और मैं उस लड़की को जो विंडो पे थी जैसे ही दिया, ट्रेन चली गई। ओके। मैं भूल गया कि ऐसा कुछ भी हुआ है। 3 महीने बाद जब संजीव अपना एसएसबी के लिए जा रहा था, तो मैंने भी उसके साथ एयरफोर्स में एंट्री होने के लिए एग्ज़ाम दिया था। रिटर्न एग्ज़ाम मेरा भी क्लियर हो गया, ओह, और क्या हम बात दोनों है। का एसएसबी भी एक जगह आया। अच्छा, कहाँ पर था सर? हमने देहरादून के अंदर ओके। अपेयर हुए थे, और ये लड़की थी शिमला की। हाँ। अब ये देखिए, हम एसएसबी जा रहे हैं, उससे 15 दिन पहले हम्म। इस लड़की का फ़ोन आया। और तभी तो इंस्टाग्राम ये सब था भी नहीं। हाँ, हाँ। तब नहीं था। तो अब ये मेरे लिए एक
वो बन गया मोटिवेशन कि मैं एसएसबी भी दूंगा और उस लड़की से मिलके भी आऊँगा। और मैं संजीव के साथ देहरादून पहुंचा, तो पहले देहरादून में संजीव का जो बैच था उसको अपीयर होना था। हाँ। तो मैं हम लोग एक धर्मशाला में रुके थे, तो उस समय एक उपकार प्रकाशन की किताब आती थी। हम्म। तो पहले उसको संजीव ने पढ़ी, मैंने वही किताब, मेरे को तो एसएसबी केवल जाने का बहाना था, मेरा कोई हाँ उद्देश्य हाँ नहीं था। हाँ। लेकिन उस किताब को जब संजीव एसएसबी दे रहा था तो मैंने 5 दिन में उसको चाट लिया था, हम्म। अंदर समा गई थी वो किताब। और लास्ट जब वो किताब पूरी हो गई तो एक दिन मुझे मिला, मैं शिमला गया, उस लड़की से मिल के आया और अगले दिन एसएसबी में मैं अपीयर हुआ। शायद वो 4 दिन 5 दिन की जो पढ़ाई थी और जो संजीव से मैंने कहानियाँ सुनी फ़ौज के बारे में, वो मेरे लिए ऐसा ट्रिगर बनी कि मैं एसएसबी में सेलेक्ट भी हो गया और फिर एयरफोर्स की यात्रा भी चालू हो गई। ओह वाओ। तो कई लोग डेस्टाइंड होते हैं, हाँ, एक ट्रिगर आता है उनकी लाइफ में, जैसे करेक्ट ये ट्रिगर था छोटा सा एक। करेक्ट। बट आप दोनों सेमी टाइम सेलेक्ट हुए, दोनों, बोथ ऑफ यू, बिकॉज दोनों रूममेट होके दोनों भी सेलेक्ट होना इज अ बिग थिंग। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, हम 15 दिन देहरादून में रुके थे, पहले 5 दिन उसका एसएसबी था, उसके बाद उसके आपका। अगले हफ्ते मेरा एसएसबी था। तो जब वो एसएसबी दे रहा था तो मैं ये तैयारी कर रहा था 5 दिन की, हाँ हाँ हाँ। और उसका सिलेक्शन हुआ और नेक्स्ट वीक में मेरा सिलेक्शन हो अरे क्या बात है सर। गया। हाँ, एंड देन आप लोग दोनों कोर्समेट हम टाइप्स दोनों बने। कोर्समेट की तरह हमने ज्वाइन किया अरे वेरी था। नाइस यस। सर। और वो लड़की का क्या हुआ सर, वो बताओ। ये सब ठीक है। हाँ, तो मैं जब गया था शिमला में, तो उस लड़की से जब बातचीत हुई तो हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। और लड़की को ये था कि उसे फौजी से शादी करनी थी, और उसे हम्म। पता था कि मैं एसएसबी में आया हूँ, मेरा फौज में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मिलने के बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया और मुझ आके बोला कि मैं इसी लड़के से मुझे शादी करनी है। मैं उस समय 20 साल का था, तो मैंने उससे कहा मैं अगले 5 साल शादी नहीं करूँगा। आई थिंक वो लास्ट था जहाँ पे वो लव स्टोरी ओ ख़त्म हो गई तेरी। थी। सो नाइस सर। सो काफी इंटरेस्टिंग था, बट मगर बचपन से ऐसे था नहीं, मतलब कि जाना ही है फौज में, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट प्रॉब्ली जो बोलते हैं। यस, मे बी बिकॉज ऑफ देर वॉज रूममेट। नथिंग इन माई लाइफ कि हाँ मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है। वो ट्रिगर था जहाँ पे शायद संजीव मेरा रूममेट था, और ये जो एक मैंने आपको कहानी बताई, शायद वो ओ डेस्टाइंड था कि मुझे डेस्टाइंड। फ़ौज में आना ही था। तो दैट मीन्स सर आप फर्स्ट जनरेशन फौजी हो फैमिली यस, से। मेरी फैमिली में आज तक कोई फ़ौजी नहीं है, इससे पहले ओके मैं सर। पहला फ़ौजी हूँ। तो अपना सब वही कहानी है सर। हाँ। कि सो सर यहाँ काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे या काफ़ी यूथ पूछते हैं, दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर दे आस्क कि फौज में जाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप फौजी फैमिली से हम्म, होना ही चाहिए। हम्म, लाइक दे से दैट 80% ये ट्रू होता है, बट हम्म, व्हाट्स योर टेक, बिकॉज हम दोनों भी वो नहीं है सर। हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आप मेरी कहानी सुनिए। तो मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशनल बैकग्राउंड में थे, दोनों टीचर थे। और हमारे मतलब फ़ौज में हमें तो ये भी नहीं पता था कि अगर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी तो मेरा वर्क क्या होगा, जॉब रोल क्या होगा, पायलट्स क्या करते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, लॉजिस्टिशियन क्या करते हैं। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का जो एनवलप था उसमें हम लोग पायलट से और डॉक्टर से इंटरेक्शन ही बहुत कम होता है। आप सही समझ बात रहे है हैं, सर। जब एजुकेशनल फैमिली से, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बराबर। लेकिन ये बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा एसएसबी के दौरान जो एक्सपीरियंस है, या पिछले 25 साल में मुझे समझ में आया है, आपकी चाहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान की मूवी का है कि अगर आपने चाहा तो कायनात भी आपकी बात कायनात सुनती भी है। आपकी बात सुन जाए। तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये बात कहनी है कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, और अगर आपने वो दिल से बात कह दी तो फिर शायद कायनात भी आपकी बात पूरी दिल से सुनेगी। तो हम्म। ये सब मिसकंसेप्शन है कि आपको फ़ौजियों की फैमिली से होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं अपनी सराउंडिंग में देखूँ तो फ़ौजियों के जो बच्चे हैं बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। उनकी नॉन रिकमेंडेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू जो सिविलियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सिविलियन बैकग्राउंड से। और वो शायद इसलिए होता है क्योंकि फ़ौजियों के बच्चों को लगता है कि उन्हें तो सब कुछ पता है, और वो हम्म ग्रांटेड ले लेते हैं इसको। हम्म जबकि जो हम्म सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो इसको चैलेंज समझते हैं, हम्म। और तब मेहनत होती है और तब दिल लगता है, मन लगता है, और शायद उसी के कारण फ़ौज भी उसको समझती है और सेलेक्ट समझती है। करती है। वेरी नाइस सर। हम्म, मतलब
काफ़ी सही तरीके, बिकॉज़ वो एक डाउट रहता है हमेशा। आप कभी सोशल मीडिया पे देख लो हुँ, तो जो एक वो ट्रोलिंग वाली पार्टी हो, अरे ये हाँ। फौजी वाले लोग ही आते हैं इसमें करके, एंड देन थिंग्स चेंज। सो सर, नेवल एकेडमी और फिर हुए एनडीए या ओटीए या आईएमए, इसके बारे में तो काफ़ी लोग कहानी सुनाते हैं। हुँ, एयरफोर्स एकेडमी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता सर। हाँ। सो हाउ वाज योर जर्नी जब आपने फाइनली व्हेन यू जॉइंड, एंड वो एक जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाउ डिफरेंट इज एयरफोर्स एकेडमी कंपेयर टू अदर एकेडमीज? यस। तो विजय, मैं एक तो सबको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने एयर फोर्स जॉइन की थी 1997 में, तो इंजीनियर्स की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो बेंगलोर में एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज में होती थी। अच्छा, इवन टुडे सर, आज? नहीं, अब चेंज हो गया अच्छा, ओके। है ना? अब तो पहले क्या होता था, एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज में आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते थे। ओके। उसके बाद 6 महीने में एक भारत भ्रमण होता था। ओके। तो भारत भ्रमण में आपको एयर फोर्स सारे, जैसे एक फाइटर बेस दिखाएगी, एक ट्रांसपोर्ट, एक हेलीकॉप्टर, रेडार, एक जहाँ पे आपका हम्म। प्रोक्यूरमेंट होता है, हम्म। एक, मतलब जितनी एयर फोर्स में वैरायटी और सिस्टम्स हैं उसका भारत भ्रमण कराती थी 6 महीने। ओके। फेमिलराइजेशन होता था। और फिर लास्ट के 6 महीने में आपका स्पेशलाइजेशन होता था। स्पेशलाइजेशन से मतलब कि अगर मान लीजिए मैं मिसाइल में ट्रेंड हो रहा हूँ तो 6 महीने मेरी एक पर्टिकुलर मिसाइल में ट्रेनिंग होगी। कोई ओके। फाइटर में जा रहा है तो जैसे उसकी सुखोई में ट्रेनिंग होगी, या मिग 21 में, 29 में, उस तरह से ट्रेनिंग होती थी। अब ये चेंज आ गया है कि अब पहले के 6 महीने आप एएफए में जाते हैं, हाँ, एएफए में जाते हैं एयरफोर्स सर। अकेडमी में जाते हैं, और उसके बाद फिर आप 1 साल के लिए करेक्ट। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में आते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो हमारे टाइम में, जैसे मैंने बताया, हमारी इनिशियल ट्रेनिंग एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में होती थी। तो वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। और जैसे ही आप पहले जाते हो तो सबसे पहला जो शौक होता है, जितने लोग होते हैं उन सबके हेयर कट होता है। अच्छा, वहाँ हाँ, पर भी वहाँ पे भी स्टार्टिंग फर्स्ट ओके। डे से यही होता है, आपको वो कटोरा कट दिया जाता है। कटोरा कट, और ओके। फिर आप एक दूसरे को सब देखते हैं। तो उस समय मेरे बहुत घने बाल थे, घने मतलब ऐसे, सुंदर हाँ, बाल। अजय देवगन जैसे बाल थे। तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन यही था कि मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूं या छोड़ के जाऊं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हेयर कट हुआ और मैंने नज़र उठाई तो मैंने देखा सारे एक जैसे हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा किया जा सकता है कंटिन्यू। हुँ। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर एक एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में एक जगह है जहाँ पे आपका फिजिकल ट्रेनिंग, तो मतलब एक तो आपका स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है, और एक होता है जो आपके सीनियर्स आपको और मजबूत बनाते हैं। करेक्ट। तो उस जगह को हम बोलते हैं झंझटपुर, अच्छा, जहाँ दुनिया के सारे झंझट आते हैं। मतलब वही विद इन द कैंप, विद इन द कैंप। एक जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट पार्कड रहते हैं, और आपको पहले तो जोश दिलाया जाता है कि यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज सिस्टम्स। और फिर आपको, आपका वो रगड़ा स्टार्ट होता है, जैसे रैगिंग टाइप होता है। इट्स नॉट रैगिंग, बट इट इज़ पुटिंग यू अंडर प्रेशर, कि करेक्ट। आपके कैसे मेंटल टफनेस बढ़ानी है। करेक्ट। तो जब आपका दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपकी पूरी, आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, तब आपको झंझटपुर में लेके जाया जाता है। हुँ, और फिर एफटीसी में वो झंझटपुर की कहानियाँ हैं, जो भी इंजीनियर वहाँ से पास हुए हैं, हुँ। आई थिंक झंझटपुर का दौर कोई नहीं भूल सकता है। झंझटपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी इंजीनियर जो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज से पास हुआ है, उसके पास अपनी खुद की एक कहानी होगी। हुँ, 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 हुँ। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, जिसको हम एफटीसी बोलते हैं, सुबह 5 बजे से आपकी पहले पीटी होती है। फिर उसके बाद आपकी परेड चलेगी। फिर आप सोते सोते वो 5 से 6 घंटे क्लासेस अटेंड क्लासेस। करोगे, है ना? उसके बाद दौड़ते दौड़ते आप लंच करने मेस में जाओगे, दौड़ते दौड़ते वापस आओगे। फिर आपका शाम को स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, रात को आपको कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, और 10 बजे आपकी लाइट ऑफ हो जाती है कहने के लिए। और उसके बाद फिर झंझटपुर स्टार्ट होता है, और ये रोज़ की कहानी है जो पूरी ट्रेनिंग में चलती है। ये दिस ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन का होता है सर? 1 साल की ट्रेनिंग 1 रहती साल है की पूरी? एफटीसी में पूरी। हाँ। एंड वहाँ 2 टर्म होगा, आपके एक सीनियर टर्म होगा यस। व्हेनेवर तो आपके जो सीनियर टर्म है वो ग्रूमिंग का काम करती है, जो ग्रूमिंग का काम। झंझटपुर में काम करती है जूनियर कोर्स के ओके। लिए। एंड जैसे उस्ताद वगैरह होते हैं आर्मी नेवी में, वैसे हाँ, वहाँ पर भी एयरफोर्स के जो भी हाँ। ड्रिल मास्टर वगैरह? यस। तो हमारे टाइम में बिल्कुल, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है तो उनको ट्रेनिंग के लिए केवल ऑफिसर्स ही ट्रेन करेंगे। करेक्ट। करेक्ट। ऐसा नहीं है। चाहे वो अकेडमिक्स हों, चाहे परेड हो, एक्सपर्टीज़ को फौज बहुत महत्व देती हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। ज़रूरी नहीं है कि ऑफिसर की ट्रेनिंग ऑफिसर ही करे, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं जिनमें हो सकता है एयरमैन ज़्यादा एक्सपर्ट हों। तो ऐसे ही जैसे हमारी परेड होती थी,
तो वहाँ पे ऑफिसर्स रहते थे, लेकिन कई एयरमैन थे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट्स थे। और वो हमको ड्रिल सिखाते थे और परेड सिखाते थे। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी है जहाँ पे हमारी जब स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होती है तो कुछ एयरमैन हैं जो हमारी क्लासेस लेते हैं। हुँ। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, जब हमारी परेड होती थी तो एक MW लाल साहब थे, अच्छा, ओके। और परेड ग्राउंड पे आप जब खड़े हो तो परेड कर रहे होते हो, तो उनका कहना ये होता था कि जब आपका जूता अगर ज़मीन पे गिरे तो ज़मीन, जैसा वो साउथ इंडियन मूवी में नहीं कहते, वैसी हिलनी चाहिए, और वो खुद करके दिखाते थे। तो और वो शुरू शुरू में हमको सर बोलते थे, हुँ। लेकिन लगता था कि वो हमें सल्यूट नहीं करना चाह रहे हैं और वो इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा लगता था, बोले मैं तो अफसर हूँ, मुझे क्यों नहीं सल्यूट कर रहे हैं, ये फीलिंग आती थी। हमने चुपचाप, लेकिन हमने कहा ट्रेनिंग का पीरियड है अभी, चुपचाप निकालो। हम सभी लोग आपस में बात भी करते थे। और जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो AFTC के अंदर एक जगह है जहाँ पे आपका पासिंग आउट परेड होता है, तो आप उससे एक गेट होता है जिससे पास होते हैं। और करेक्ट। वेयर वी से दैट बेस्ट ऑफ इंजीनियर्स आर पासिंग आउट फ्रॉम हियर। हाँ। अंतिम पग जैसे अंतिम अंदर। पग जैसा, बिल्कुल। ओके। MW लाल उस दिन वहाँ सबसे पहले व्यक्ति खड़े थे सल्यूट देने के लिए, ओह! और उनकी आंखों में अगर आप देखें तो लग रहा था कि तुम अफसर मेरे द्वारा बनाए हुए हो। और वो जो सल्यूट था, वो शायद उस दिन हमें पहली बार लगा कि आज हम सल्यूट लेने के लिए डिजर्व करते हैं। राइट हो सर। तो फौज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप किसी चीज़ को अर्न नहीं कर लेते तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वेट हो सर। तो आप यूनिफॉर्म पहन लो, पिप्स लगा लो, स्टार लगा लो, लेकिन रिस्पेक्ट आपको आपके काम से और टैलेंट से ही मिलेगी। सही बात है सर। और ये पहले दिन से सिखाया जाता है। तो वो आज तक याद है विजय, वो वेरी हम भूलते नहीं इंटरेस्टिंग है सर। कभी भी। सेम हाँ। फॉर अस आल्सो। यस। वो पहला सल्यूट जो होता है, एंड हाँ। एंड वो बोलते भी हैं बाद में सर। हाँ। हमारे उस्ताद थे, बोले कि हमने पहला सल्यूट मारा है, तो इसका ये जो सल्यूट का कदर और इज्जत रखना लास्ट तक, जब तक आप यूनिफॉर्म में हो तब यस। तक। दैट्स अमेजिंग सर। करेक्ट। तो आपके साथ लेडी ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे सर, AFTC में? हाँ, उस समय हमारे साथ जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जैसे दो कमीशन होते हैं, एक करेक्ट। PC और SSC। PC मतलब परमानेंट कमीशन, और SSC मतलब शॉर्ट शॉर्ट सर्विस सर्विस कमीशन। कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हमारे साथ लेडी ऑफिसर्स भी थे। तो वो वेरी लोग भी नाइस सर। थे। यस। तो आप सो फ्रॉम पास वहाँ से पासिंग आउट होने के बाद यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग कैडर सर। यस। तो जैसे अभी नेवी में जैसे होता है, दो वी आर इंजीनियर्स, हम्म। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या हम्म। कंट्रोल से इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर करके बोलते हैं, हम्म। एंड देन इंजीनियर इज प्योर इंजीनियर जो मैकेनिकल या प्रोडक्शन। हम्म। तो सिमिलर इन एयरफोर्स ऑल्सो या? तो एयरफोर्स में जो इंजीनियर्स होते हैं उनको टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल ब्रांच के अंदर माना जाता है। कोई भी इंजीनियर सर, कोई भी इलेक्ट्रिकल हो जो इंजीनियरिंग वर्क करके? कर रहा है, और ओके। जिसको इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आना है, वो टेक्निकल ब्रांच है। तो इसके अंदर दो उसकी ब्रांच होती हैं। एक को बोलते हैं AEL। हम्म। A स्टैंड्स फॉर एरोनॉटिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, एंड L स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके Now ओके। L comes for electrical, electronics, वेपन्स सारा। computers, ओके। IT, for all these branches. ओके। So your aeronautical engineering L, and second branch is aeronautical engineering M, AEM, मैकेनिकल। mechanical. So under ओके। AEM you have mechanical, production, industrial branch, all these branches. So there are two branches under technical branch, AEL and AEM, and accordingly their jobs are assigned to them. वही ना सर, ये तो मेरे लिए भी नॉलेज की बात है, बिकॉज हाँ। एयरफोर्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, बट हम्म। आई ऑलवेज हैड अ बिलीव कि AFTC का जैसे अभी अभी सिंस आई नो लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो एकेडमी 6 महीना करके नाउ दे, अभी हैदराबाद में है ना सर द टेक्निकल कॉलेज, और स्टिल एट बैंगलोर? No, Air Force Technical College is still at स्टिल एट Bangalore only. बैंगलोर। Yes. ओके So your ओके। 1 year training takes place at AFTC Bangalore, AFTC। but for initial 6 months, all engineers are going to AFA. ओके ओके, Yes, वेरी नाइस सर। where they are taking training among all the branch ऑल द officers. सो हाउ इज द फर्स्ट पोस्टिंग सर? आई थिंक कारगिल ही होगा आपका भी, वो कारगिल वॉर के टाइम रहा था, विजय के टाइम। So I tell you, हमारा मतलब जो पोस्टिंग से पहले भी हम जब ट्रेनिंग में थे हम्म। उसी समय कारगिल स्टार्ट हो गया था, करेक्ट। है ना। स्पेशलाइजेशन कोर्स चल रहा था, और मैं एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स के स्क्वाड्रन में के रूप में पोस्टिंग आने से पहले ट्रेनिंग ले रहा था। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्स मिला कि ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के हमें गुजरात बॉर्डर पे डिप्लॉय किया। ओके। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्स मिला कि ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के हमें गुजरात बॉर्डर पे डिप्लॉय किया।
ओके। तो हम अपने पूरे रेडार्स, मिसाइल और कॉम्बैट व्हीकल्स, जितना पूरा स्क्वाड्रन था, पूरी एक मैन पावर, कम से कम 200-250 लोग थे हमारे साथ, और हम सबसे पहले गुजरात सेक्टर में हमें डिप्लॉय किया गया। तो वहाँ से हमें पहली बार पता लगा कि अच्छा, ट्रेनिंग से अब आप वॉर में जा रहे हो तो कैसे तैयारी होगी, कैसे आप डिटैचमेंट कमांडर बन रहे हो, कैसे आपको उसी यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। तो वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हो गया था, और हमें पहला अनुभव हुआ था कि कैसे वॉर के टाइम पे फ्लाइंग कैसा ऑफिसर ऑपरेशन करके होता होंगे ना सर अभी? है। तो हमने विजय जब ज्वाइन किया था उस समय पायलट ऑफिसर रैंक होता था। अच्छा, पायलट ऑफिसर, ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो मैंने ज्वाइन किया था, पायलट ऑफिसर होता था। अब तो पायलट ऑफिसर रैंक अबॉलिश हो गया, अब आप करेक्ट, फ्लाइंग ऑफिसर में ज्वाइन करते हो। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। हमने शुरू में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद में कुछ समय पायलट ऑफिसर के रूप में निकाला ओके, था। ओके। हाँ, तो पायलट ऑफिसर जैसे फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एक सिंगल बैंड दिखता है, आपको पिप बोलते हैं हम। तो पायलट ऑफिसर की हाफ पिप होती थी, दिखाई भी नहीं हाँ, देती हाँ, थी, हाँ। पता भी नहीं लगता था पहनी है कि नहीं। नेवी में अभी भी हाँ, मिडशिपमैन करके एक है सर, हाँ। बिफोर बीइंग अ सब लेफ्टिनेंट दे यस। स्टिल फॉलो। ओके, तो हमने पायलट ऑफिसर के में ज्वाइन किया था, लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उस समय तक हम फ्लाइंग ऑफिसर बन गए ओके। थे। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस सर गुजरात में एट दैट एज ऑफ 21, 22? यस। सो आई टेल यू, उस समय एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मैंने देखी थी विजय। गुजरात के जिस एरिया में हम जा रहे थे, वहाँ पे बॉर्डर के पास में उस समय बिल्कुल लाइन डिफाइन नहीं थी, और काफ़ी जो पाकिस्तान में, मैं ये कहूँगा, फैमिलीज़ उधर से मैरिज होती है और इधर से उनकी मैरिज होती है। अच्छा, हम्म, ओके, तो हम जिस एरिया में गए थे वो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी। ओके। तो ये ऑपरेशन का टाइम था, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी, मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं जय हिंद होगा और सोल्जर्स का वेलकम होगा, और मतलब हम जाएंगे तो सब लोग हमें मोटिवेट करेंगे। हमारे लिए बिल्कुल अलग सीन था। अच्छा, जब हम उस एरिया में गए तो हमने देखा वहाँ पे लोग पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है उसके लिए ज़्यादा प्रो हाँ, हैं। हाँ। मतलब वो जीत रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, और इंडिया को उतना नहीं दे रहे। तो हमारे लिए एक तरफ तो खून खौला ये देख के, मतलब आप एकदम नए यंग हो और आपके मन में एक सही इमेज बात है। है सर। फिर हम गए, हमने थोड़ा, मतलब अपनी जब वहाँ पे एक साइड डिसाइड करी उस गांव के पास में एक हिल टॉप पे जाके, धीरे धीरे हमारा गांव वालों से इंटरेक्शन हुआ, और हमने 3 से 6 महीने में काफ़ी चेंजेस देखे कि जो लोग पहले एक प्रो पाकिस्तानी प्रो बात कर रहे थे पाकिस्तान। वो चेंज हुए। और जब उन्होंने हमारा वर्क देखा कि हम किस तरह से सब लोग आए हैं अपने देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए, और हमने देखा कि उन लोगों ने हमारे को कई जगह जहाँ हम अटक रहे थे हेल्प करना भी स्टार्ट किया था। बट ओके, दिस वॉज a kind of different experience which we had, and we found that people are changing. That was a good thing which made us to work with more जोश, कि हाँ, हम हम्म। सही लाइन पे हैं। और शायद ये भी हमारी ड्यूटी का पार्ट है कि अगर कुछ लोग मिसगाइडेड हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं जा रही है, तो शायद उनको भी साथ में लिया जा सकता ओह वेरी नाइस सर। और जबकि वो लोग थे बॉर्डर के इस साइड वाले। है। हाँ, बॉर्डर के इस तरफ ही थे। तो मैंने जैसे कहा ना, उनमें उनकी कई फैमिलीज हैं जो उधर उस तरफ भी। मैरिड भी हैं, तो उनके लिए खुद में वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है कई बार। उनको पता नहीं लगता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है या पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। लेकिन जब आपकी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, तो आई थिंक उनको वो क्लैरिटी आने लगी। उनको समझ में लगा ये देश हमारा है। और जो कई लोग समझदार थे, जिन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई की थी, जो लॉजिकल थे, वो सही रास्ते पे आए, और उन्होंने फिर हम लोगों को हमारे काम में सहयोग देना भी स्टार्ट किया। अच्छा, हम्म, तो वेरी ये नाइस सर। ये बहुत। जनरली हम सुनते हैं लाइक बॉर्डर एरिया व्हेन यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर वाला वो साइड पे, हम्म। दिस इज देयर कि यू आर प्रो पाकिस्तान एंड ऑल। हम्म। गुजरात साइड पे इट वाज वेरी न्यू हाँ, टू मी। हमारे लिए भी एक ये अलग एक्सपीरियंस था, और उस यंग एज में ये एक्सपीरियंस पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था इसको हैंडल कैसे हाँ, करना है। हैंडल कैसे करें, बाईस मतलब तेईस साल पे तो पूरा जोश वाला टाइम हाँ, होता है। कि इसको एक तरफ समझ नहीं आ रहा है इसको मतलब इसको मारना है क्या करना है, सुधारना है। लेकिन धीरे धीरे हमारे सीनियर्स थे, उन लोगों ने गाइड किया, और फिर हमने जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो चीज़ों में बदलाव आया। करेक्ट सर। सर जैसे सफ़ेद सागर हुआ या आगे पराक्रम हुआ, तो जनरली जनरली सी व्हेन वी पिक्चर एयरफोर्स को या हम्म। नेवी में, खैर वो पैरिटी बहुत ज़्यादा दिखने में नहीं आता है कहीं पे हम्म। भी, कहीं पे भी। व्हेन वी स्पीक अबाउट आर्मी इन्फेंट्री, इट्स ऑल अबाउट इन्फेंट्री फर्स्ट, देन कम आर्टिलरी, या फिर बाकी जो हम्म। ईएमई वगैरह पीछे, यू नो दे वी आर दी सपोर्टिंग रोल में आ जाते हम्म। हैं हम लोग। सिमिलरली सफ़ेद सागर का भी अगर देखो, हम्म। तो वी नो अबाउट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दैट टाइम नचिकेता सर हुए, अभी तो ही इज ग्रुप हम्म। कैप्टन। देन यू नो
स्क्वाड्रन लीडर अजय सर थे. So what is the role of engineering per se, sir? Engineering officer, how important एक engineering officer, though I can, मुझे ठीक है, I am aware हम्म, of it, but हम्म। general people are not aware because it's always that. So आप क्या कहना चाहोगे सर? How's the तो विजय, जैसे हम जानते हैं कि एयरफोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पायलट्स उसके हीरो हैं, correct. है ना। और हम मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले हीरो को देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी जो हीरो है सबसे पहले उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और उसको दिखाया जाता है। और वाकई उनकी जो कहानियाँ हैं कि पायलट्स जब ऑपरेशन में जा रहे हैं कैसा हुआ, उसको हम सभी सुनना पसंद करते हैं और हमें उसके अंदर मज़ा भी आता है और हम उसमें गर्व भी महसूस करते हैं सही कि बात उन्होंने है सर. देश के लिए क्या किया है। जैसे हर मूवी के अंदर एक पर्दे के पीछे कुछ लोग होते हैं जो उस मूवी को बनाने में काम करते हैं। Correct. आप सरप्राइज होंगे, इंडियन एयरफोर्स की 90% पॉपुलेशन टेक्नीशियंस की है, Hmm. जो इंजीनियरिंग वर्क करती है। Hmm. इंडियन एयरफोर्स के अंदर, कैन यू बिलीव, जैसे अगर मैं रफाल को एक सिस्टम मानूं या सुखोई को एक सिस्टम मानूं, ऐसे 800 प्लस सिस्टम है। 800 plus. 800 प्लस। और वर्ल्ड क्लास हमारे वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है हर डोमेन के अंदर। जैसे फाइटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कम्युनिकेशन है ना। हम बात कर रहे हैं रेडार्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, साइबर की बारे में बात करते हैं। इन सब के ऊपर जो वेपन प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने का काम है, Hmm. सबसे प्राइमरी वर्क होता है इंजीनियरिंग टीम का। Hmm. फिर दूसरा चैलेंज क्या होता है, हमारे पास आज से 60 साल पुराना इक्विपमेंट है और आज हम नए इक्विपमेंट ले रहे हैं, जैसे रफाल है, जहाँ एक और हमें लेगेसी सिस्टम को मेंटेन करना है, मेंटेन करना है. वहीं हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेना है। एक Hmm. तरफ हम वाल्व टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। Hmm. तो जो सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हो उसमें तीन तरह की चीज़ें चल रही है स्पेयर पार्ट्स के नाम पर। एक तो आपका हो गया जो लेगेसी स्पेयर पार्ट्स हैं, एक हो गए जो इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं, Hmm. और तीसरी चीज़ है जो आप इंडिजनाइज कर रहे हो आत्मनिर्भर भारत के अंदर। इन तीनों चीज़ों को आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये इंजीनियरिंग टीम का काम है। इंजीनियरिंग टीम है जो जितने वेपन इंटीग्रेशन है, जितने एवियोनिक्स इंटीग्रेशन है, जितने मॉडिफिकेशन है, जो वॉर में अगर आपकी कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है तो किस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई करना है, उनको चेंजेस करना है, ये सारा काम इंजीनियरिंग टीम करती है। प्रोक्योरमेंट करना है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन करनी है। तो ये काम एक इम्पॉर्टेंट काम है जो बिफोर एनी वेपन प्लेटफॉर्म गोज टू ऑपरेटर विच इज़ करेक्ट. पायलट, करेक्ट. उसकी रेडीनेस इंश्योर करना और उसको प्रेजेंट करना जिससे कि पायलट उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ दुश्मन के ऊपर यूज़ कर सके, उसको इस सिचुएशन में लाने का काम इंजीनियरिंग टीम करती है। इंजीनियरिंग टीम करता और है. ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट काम है सही बात है सर. जिससे कि कोई भी मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सके। करेक्ट. करेक्ट. दैट इज़ व्हाट वो हमेशा आता है ना सर कि जैसे नेवी में इट्स वेरी क्लियर कि आप शिप पे हो, सो एवरी वन शिप एज गोज एज अ यूनिट. हम्म। और वो फिर 71 में भी जो हुआ था, ऑफ कोर्स द कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, सो थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड ऑल नाउ वी कम टू एटलीस्ट आप जैसे लोग हैं सर जो व्हेन we interact with you, we know so many things, and then normal public know ki what are the roles of people in that. इनफैक्ट विजय, आई वॉज सरप्राइज कि जो बच्चे इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे उनके एंट्री मोड के बारे में, जैसे एफ कैट के बारे में, एसएसबी के Correct. बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन फौज ज्वाइन करने के बाद इंजीनियरिंग ऑफिसर काम क्या करते हैं, हाँ. इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Correct. तो मैंने 4 महीने पहले एक यूट्यूब चैनल चालू किया हाँ. जहाँ पे मैंने अपने कोर्समेट्स को ही इनवाइट करना स्टार्ट किया। नाम क्या है सर चैनल का? मेरे ही नाम से, विंग अच्छा. कमांडर निमिष जैन। निमिष जैन. ओके. ओके. तो इस चैनल पे मैंने अपने कोर्समेट्स को इनवाइट करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने एक फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर को बुलाया। अच्छा. यू विल बी सरप्राइज्ड,
पॉडकास्ट में जहाँ पे एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अपने रोल के बारे में किसी को बता रहा हो, वर्ल्ड में हार्डली कोई पॉडकास्ट अवेलेबल होंगे ओपन सोर्स पे, वेरी ट्रू सर, है ना? वेरी ट्रू। कि फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, अगर कोई तेजस के अंदर काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रिस्पॉन्स है, क्या है? अगर कोई मान लीजिए सरफेस टू एयर मिसाइल में काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट में कैसे काम होता है, हेलीकॉप्टर में कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, किस किस तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं। क्योंकि ये बात ना तो अंदर आने वाले इंजीनियर्स को पता है कि वो क्या करेंगे, और ना ही जो, जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि जब इंजीनियर्स फौज से बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर इंडस्ट्री को भी नहीं पता ये पता क्या है काम क्या कर रहे काम होते हैं। करते हैं, वेरी ट्रू सर। तो हमने कोशिश करी इस चैनल पर कि हम अंदर आने वालों को भी इसके बारे में और बताएं, बाहर और जब बाहर जा रहे हैं तो इंडस्ट्री को भी इस बारे में उसको बताएं बताए कि कि कैसे। कैसे आर्म्ड फोर्सेस के इंजीनियर्स यूज़फुल हैं। वेरी नाइस सर। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फॉलो सर्च चैनल, और सर ने अभी जस्ट जैसे नाम बताया, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान लीजिए वहाँ से, यू नो, हाँ, जैसे। मतलब और ये ज्ञान नहीं है, रियल कहानियाँ हाँ, हैं। जो ज्ञान तो रियल, आजकल कोई सुनना ऑफ नहीं कोर्स चाहता ज्ञान तो सभी है। देते हैं, बट हाँ, रियल कहानी जो लोग करते हैं यस। एक्चुअली वहाँ पर, वो काफ़ी आपको ये होगा सर। एक ट्रेडिशन है एयरफोर्स में, जहाँ पर बिकॉज यू नो लाइक व्हाट हैपेंस कि कभी एक फाइटर कहीं पर क्रैश हो गया या ड्यूरिंग दिस थिंग, एंड आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट जहाँ तक मुझे मालूम है सही है कि ऐसे कुछ हो जाता है तो देन देर इज़ अ जनरल, वो स्क्वाड्रन हुआ या वो बेस हुआ, क्योंकि हमारा एक साथी सडनली ही इज़ नॉट देयर। तो ये एक ट्रेडिशन होता है कि जिस दिन ऐसे होता है तो आई बिलीव same day all the squadron fly, just to keep that level of motivation high, and then missing man squadron hota hai. I don't know how true it is, sir. इट इज़ ट्रू विजय, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और कोई क्रैश होता है या फैटल होता है, तो ये पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होता है। सही बात है सर। और ये केवल टीम के लिए धक्का नहीं होता है, ये टीम ऐसी है जो पूरे भारतीय वायुसेना को और भारत को, लोगों को दिखाती है। हम्म। तो अगले दिन जब सूरज उठता है तो केवल टीम ही नहीं सोचती कि मुझे उड़ना है, देश हम्म। देख रहा होता है कि भारतीय वायुसेना उड़ रही है या नहीं। सही बात है। और ये जज्बा और ये हौसला एक ही तरह से दिखाया जा सकता है कि उस टीम का हर मेंबर वापस उतने जोश के साथ फिर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अगले दिन कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाज और ज़्यादा से ज़्यादा पायलट उसमें साथ लें, और एयरबोर्न हो जाए। सम्मान के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए एक जगह छोड़ी जाती है जहाँ पे मिसिंग मैन के लिए रखी जाती ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मिसिंग मैन का। है। यस। हमने मेसेस में देखे हैं, फौजी मेस में देर इज़ ऑलवेज अ चेयर लेफ्ट फॉर यू नो डियर ब्रदर हुज देयर। तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा सर, मिसिंग मैन का? व्हाई दिस वाज फॉर्म्ड, एंड जस्ट टू से दैट कि माय ब्रदर। हाँ, बेसिकली कि हम फौज में हमारा ये कंसेप्ट है कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते पीछे हैं। नहीं छोड़ते। अगर हमारी टीम का कोई भी मेंबर है तो हम उसको साथ लेके चलते हैं और मिशन पूरा करते हैं। हम्म। तो अगर वो हमारे बीच में नहीं है तो हम पूरी दुनिया को, अपने आप को ये बात बता रहे हैं कि टीम हमेशा एक और साथ में रहेगी। वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सर वो सुना था कि यू नो लाइक 2001 जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, and then your role as a young officer, you know, to carry the entire नेवी में भी जब हम मिसाइल स्क्वाड्रन तो मिलिट्री ट्रेन होती थी वेयर वी यूज टू कैरी मिसाइल। तो आई हैव हर्ड फ्रॉम यू सर, so if you can share that story कि as 22 years old लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोलते हैं ना, कि हाउ फौज आपको दे देती है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग। यस। तो मैं आपको एक, मेरा पहला टास्क जब मैं एयरफोर्स में था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में ये पहला टास्क मुझे मिला था। तो जोधपुर में पोस्टेड था मैं, और हमें ये ऑर्डर्स मिले थे कि हमें पूरे मिसाइल स्क्वाड्रन को ट्रेन से साथ में लेके जाना है और चांदीपुर जो हमारी रेंज है वहाँ पे स्क्वाड्रन को डिप्लॉय करना है, जिससे कि हम मिसाइल फायरिंग की पूरी प्रैक्टिस कर सकें और
अपनी जितनी भी मिसाइल सिस्टम है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको चेक कर सके। आप लोग भी एफटीपी बोलते हैं नेवी में, दे कॉल फॉरवर्ड टेक्निकल पोस्ट व्हेन यू गो एंड मेक अ कॉन्वॉय। हाँ, तो जब फॉरवर्ड टेक्निकल पोस्ट तो आप जब किसी ऑपरेशन में या हॉस्टिलिटी में जा रहे हैं तब है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हम जब पीस टाइम में भी होते हैं तो हम किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, सिस्टम की जो वर्थ है उसको चेक करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके। ये कुछ डेजिग्नेटेड जगह हैं जहाँ पर आपकी रेंज फायरिंग होती है और आप प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। तो आप ये देखिए, हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मैं शायद 23 साल का था उस समय, करेक्ट। यंग एज थी। तो इस टास्क के अंदर हमें पूरे, जब मिसाइल स्क्वाड्रन की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ कॉम्बैट व्हीकल होते हैं। कॉम्बैट व्हीकल मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्मी में आपने मूवीज़ में टैंक देखे होंगे, हम्म। उसी टैंक के ऊपर मैं एक रेडार लगा दूं जो पूरे दुश्मन के जहाज़ों को स्कैन करे हम्म। और फिर उनका ट्रैक भी करे। एक ट्रैकिंग रेडार भी लगा दूं जो उनके जहाज़ों को ट्रैक भी करे, हम्म। और उसी टैंक के ऊपर मिसाइल लगा दूं, हम्म। तो वो एक कॉम्बैट व्हीकल बन जाता है। तो ऐसे हमारे पास 6 कॉम्बैट व्हीकल थे और कुछ मिसाइल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल थे। एक कॉम्बैट व्हीकल की कॉस्ट होती है अराउंड 50 करोड़। 50 करोड़ सा। 50 करोड़। तो नाउ यू थिंक कि हम इसको पूरे कॉम्बैट व्हीकल को लेके जा रहे हैं, 6 कॉम्बैट व्हीकल हो गए तो 300 करोड़ का तो ये सामान हो गया। फिर अब करीब 50 मिसाइल हम लेके जा रहे हैं, एक मिसाइल की कीमत करीब 50 लाख के आसपास है। तो आप ये समझ लीजिए कि 23 साल में आप किसी को 500 से 600 करोड़ का सामान दे के बोल रहे हैं कि आप यहाँ से 2000 किलोमीटर ट्रेवल करो और वहाँ पे मिसाइल फायरिंग करनी है। तो ये जो ट्रस्ट आपके ऊपर दिया जाता है कि आप, केवल ये पैसे का मामला नहीं है विजय, हम्म। कि आपको इतने करोड़ों की जिम्मेदारी उस यंग एज में दे दी गई है। ये आपको एक हौसला देती है कि जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका सिलेक्शन है, आप इस लायक हो कि इस काम को कर सकते हो। और आपके साथ 200-250 लोग होते हैं जो पूरे स्क्वाड्रन में टेक्नीशियंस होते हैं और जो बाकी ड्यूटीज़ करते हैं। ये 200-250 लोगों की जिम्मेदारी आपके साथ होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। आप रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप सेफली उस इक्विपमेंट को ले जा रहे हो, फिर वहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, फिर फायर कर रहे हो। तो ये जो जिम्मेदारी आती है वो वाकई चैलेंजिंग होती है और वो आपको एक हौसला देती है कि आप पूरे सफ़र को हम्म। कितना आराम से और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हो। तो उसी समय जब हम ये कर रहे थे पूरा, तो आपके सामने सबसे बड़ा एक और चैलेंज होता है कि जब आप ट्रेन से लेके जा रहे हो तो ट्रेन का आपका टाइम फिक्स रहता है। आपको एक कॉरिडोर दिया जाता है कि इतने घंटों में निकलना है, क्योंकि ट्रेन हम्म। ऑपरेशंस होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। कई जगह आपकी जैसे मालगाड़ियाँ चलती हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, उनका शेड्यूल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो लोडिंग है वो एक स्पेसिफाइड कुछ 3 से 4 घंटे में होनी चाहिए, और हर स्टेशन पे आपको एक स्लॉट दिया जाता है कि उसी में आपको मूव करना है। ओ। अगर उस स्लॉट में आपने मूव नहीं किया तो आपका तो डिले होगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आपने मिस किया तो हम्म। आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो ऑपरेशन आपको करना था वो ऑपरेशन आपका इम्पैक्ट होगा। जहां आपको 5 दिन में पहुंचना था, अगर आप 7 दिन में पहुंचे तो आपका मिशन का ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा। ट्रू। तो ट्रू। ये पूरी जो जर्नी होती है एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर, आप इतने महंगे इक्विपमेंट को इतने लोगों के साथ और एक पर्टिकुलर मिशन और ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इसमें सैकड़ों कहानियां हैं जो निकल कर आती हैं। वेट हो सर। और जनरली जो वैगन होते हैं, हाउ मेनी मिसाइल्स यू कैरी एक ट्रेन में सर, मिल ट्रेन में? हाँ, तो मिलिट्री ट्रेन में जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्बैट व्हीकल होते हैं, हर कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर कुछ मिसाइल्स रहती हैं। हम करीब 50 से आसपास मिसाइल्स लेके चलते हैं। एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस हुआ था हाँ जब सर। हम ये काम कर रहे थे। हाँ हाँ। तो जो आपका कॉम्बैट व्हीकल होता है उसके ऊपर आपके रेडार्स और मिसाइल्स लगे हुए हैं। हम्म। इस पूरे कॉम्बैट व्हीकल को आप रैंप के थ्रू मिसाइल के साथ में जो ट्रेन का वैगन है उस पर लोड करते हैं, अच्छा, स्लोप वगैरह स्लोप कुछ पे। होगा। हाँ, मतलब जैसे हम कार गैराज में नहीं देखते, जैसे सही रैंप बात, होता है उस हाँ, पे ले यस जाते हैं, यस। इसी पे इसको ऊपर चढ़ाना होता है। अब देखने में तो जैसे हम एक टैंक को चला रहे हैं, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर एक बहुत ही छोटी सी बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगा, किस तरह से सब कुछ चेंज कर सकती है। जब आप कॉम्बैट व्हीकल को ऊपर चढ़ा रहे हैं हम्म। और अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई हम्म। और कॉम्बैट व्हीकल टॉपल हो गया या कोई हम्म। मिसाइल कंटेनर नीचे गिर गया, हम्म। तो ये मान के चलिए 3 से 5 mm, मतलब हमारा जैसे
हम अगर कुछ बाल तोड़ लें तो उनकी जो थिकनेस होगी, कंटेनर में अगर इतना सा भी डेंट आ गया तो आपकी मिसाइल अनसर्विसेबल हो जाएगी। ओह, सो मच ऑफ प्रेसिशन, हाँ? यस। तो आपको इक्विपमेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कुछ इंसिडेंट ना हो। तो जब हम ये कर रहे थे, एक स्पेशलिस्ट ड्राइवर होता है जिसकी ट्रेनिंग होती है, ये सब काम कर रहा होता है। तो कॉम्बैट व्हीकल में 6 व्हील्स होते हैं, इसका वेट होता है अराउंड 40 to 50 टन। हम्म। तो जैसा मैंने बताया, इसमें हमारा काम था कि उनको कॉम्बैट व्हीकल्स को उनके ऊपर लोड करें और ट्रैवल करें। अनफॉर्चुनेटली जब हम ये काम कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, ये कॉम्बैट व्हीकल के कुछ मिसअलाइनमेंट हुआ और 6 में से 2 पहिए वैगन ओह। से हवा में आ गए। ओह। नाउ इसकी कंडीशन ऐसी थी कि ना तो हम इसको पीछे ले सकते हैं और नहीं इसको आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क थी कि पूरा कॉम्बैट व्हीकल टॉपल हो जाएगा। हम्म। नाउ एज ए फौजी, आपके पास सेफ्टी की सेफ्टी कॉस्ट, करेक्ट। इक्विपमेंट की, करेक्ट। प्लस अ कॉम्बैट लाइव मिसाइल। लाइव मिसाइल एक्सप्लोजन हो सकता है, मिसाइल अनसर्विसेबल हो सकती है, करेक्ट। जो ड्राइव कर रहा है उसकी लाइफ के लिए खतरा हो सकता है, और सबसे पहले आप जब यंग हो तो आपको लगता है मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मेरी कोर्ट करेक्ट। ऑफ इंक्वायरी होगी, वेरी कोर्ट ट्रू। मार्शल होगा। वेरी ट्रू। ये सारे डर हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग फिर काम आती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो हमने क्या किया उस कंडीशन में, फिर जितने भी स्क्वाडन के एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस थे, हम्म। जो सीनियर करेक्ट। बंदे रहते हैं, उनको सबको बुलाया और उनसे डिस्कशन किया क्या किया जाए। सब ने अपने अपने सजेशंस दिए। फाइनली किसी ने एक बड़ा ही सिंपल सा सजेशन दिया कि सर, ना तो इसको हम चला सकते हैं, अब तो ये तरीका है कि इसको हम क्रेन से उठा लें, अच्छा, क्रेन से। क्रेन से उठा लें और इसको ठीक तरह से रख दें। अब आप देखिए, 40 टन की एक गाड़ी है जिसपे मिसाइल लगी हुई है। इंजीनियरिंग के हिसाब से कम 50 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली क्रेन चाहिए थी। सेफ वर्किंग लोड वाली। उस समय मोबाइल्स भी नहीं होते थे विजय, कि मैं हम्म। जाके किसी बेस में किसी सीनियर ऑफिसर से बात कर लूँ और उनसे हेल्प मांग लूँ। तो हमने लैंडलाइन से, मैंने अपने जो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर थे उनसे हम्म। कोशिश करी कि मैं उनसे कुछ गाइडेंस लूँ और इसको क्रेन मंगा लूँ असिस्टेंस के लिए। मैंने कॉल किया और बाई चांस कॉल लग भी गया। अच्छा, दोज डेज लैंडलाइन लैंडलाइन। कॉल किया, हाँ। और आप ये देखिए उस जगह से जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन था, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर ने फ़ोन भी उठा लिया। ओके। फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़ आई, हेलो। और हम्म। मैंने, बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मैंने फटाफट रटाया कि ये स्थिति हो गई है, मुझे एक क्रेन चाहिए, आप जल्दी से बताइए। मतलब दैट 10 टाइम सेकंड में पूरी फ्लाइट कहानी सुना लेफ्टिनेंट, दी। फ्लाइट आई लेफ्टिनेंट वॉज हो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड ओके। टॉकिंग टू चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर वॉज लाइक कि एयर भगवान कोमोडोरो। से बात कर रहे हो एयर आप। कोमोडोर या हाँ, मेजर उस समय जनरल। ग्रुप कैप्टन थे, तो बात करना, मतलब करेक्ट। आपकी बात करने में डर लगता है। करेक्ट। फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे बात की और उनको अपनी पूरी कहानी सुना दी। बिफोर ही गिव्स गाइडेंस, उधर से आवाज आई, हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहे हो आप? और वो फ़ोन कट गया। हम्म। नाउ अगेन आई एम इन द सेम सिचुएशन कि करना क्या है। जैसे मूवीज़ में फ्लैशबैक दिखाते हैं, एकदम ध्यान आया कि जब हम सारे व्हीकल्स लेके स्टेशन की तरफ आ रहे थे, तो बीच में एक आर्मी स्टेशन था अच्छा, ओके। और हमने वहाँ पे गेट पर 2 क्रेन खड़ी देखी थी। ये बात हो रही है चांदीपुर के आसपास का? नहीं, ये अभी हम जोधपुर से जा अच्छा, रहे हैं, जोधपुर से जा रहे हैं, ओके। है ना, स्टेशन के ऊपर लोडिंग चल रही है। तो हमने तुरंत गए और हमने उस आर्मी स्टेशन पे जाके वहाँ पे पूछा कौन ऑफिसर है। तो वहाँ पे एक यंग कैप्टन था, वो भी 24-25 साल का। हम्म। हमने उसको पूरी बताई कि ऐसे ऐसे हमें क्रेन की ज़रूरत है, क्या तुम हम्म। क्रेन दे सकते हो? आर्मी ऑफिसर में एक खूबी होती है, ज़रूरत के टाइम वो हमेशा काम आते हैं। हाँ, डाउट ही नहीं है सर। हाँ। और वो ना तो किसी से ऊपर से पूछते हैं, जब डिसीजन लेना है तो वो ले लेते हैं। हाँ। उसने, कैप्टन ने, हम जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की, तुरंत 2 क्रेन दी, अपने बंदे साथ में दिए, बोले आप लेके जाओ। हम्म। हम आए और फॉर्चुनेटली उन क्रेन की सहायता से हमने पूरे कॉम्बैट व्हीकल को उठाया और ट्रेन पे फिर लोड किया। और हमारी ट्रेन विद इन शेड्यूल, जो रेलवे ने हमें अलॉट आपको किया दिया था, था। उससे हम पहुंच गए और हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। तो ओ इस तरह की तेरी। कई कई बार होता है जो आपको ज़िंदगी भर चीज़ें याद रहती है। तो चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग अप्रोच भी लगानी होती है करेक्ट और सर। साथ में डिसीजन भी लेने होते हैं। तो इंजीनियर का रोल ऐसा होता है जहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट की मिशन को तैयार करने के लिए वो अवेलेबल रहना चाहिए जिससे मिसाइल फायर होंगे। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इससे बड़ा लाइफ लेसन है सर एज अ 22-23 ईयर ओल्ड। है। सो नंबर वन इज 22-23 ईयर ओल्ड में यू आर कैपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स। हाँ। एंड देन ऑफ कोर्स फौज जो भी वो आपको तराशता है वैसे हम्म। टू टेक दैट
thing at 23 because आप 1000 crore प्लस का तो आप एसेट लेके जा रहे हो यस एंड सो मेनी पीपल आर वाचिंग यू. फिर आप सारे टेक्नीशियंस को बुला के उनका ओपिनियन लेना, देन वो आर्मी ऑफिसर से मिलना, देन सबसे बेस्ट बात इसकी टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो चीफ इंजीनियर थे सुन नहीं पाए. यस नहीं तो प्रॉब्ली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. यस कुछ और वो असिस्टेंस देते करेक्ट या कुछ करेक्ट सर. गाइड करते कि इसको इस तरह से हैंडल करना है। करेक्ट सर. तो कई बार आपके पास बिल्कुल सिचुएशन क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है, और फिर भी आपको केवल यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इस लायक बनाती हैं और ये पावर देती हैं कि आप डिसीजन ले सको। ग्रेट हो सर. ये तो सर लाइक यू आर पार्ट ऑफ जर्नी, तो पूरी जर्नी में सर लाइक 24 years इज अ ह्यूज यस जर्नी सर. एंड देन आई एम श्योर काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए होंगे, द ऑपरेशनल प्लस दिस थिंग. ठीक है, लाइक वो 24 साल को 1-2 घंटे में समेटना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट आई विल आस्क यू सर कि ये पूरे इसमें और कौन सा बड़ा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जर्नी, सभी होते हैं बट विच यू वांट टू टेल और विच यू थिंक इज इंटरेस्टिंग. तो शायद अगर इसको जो भी यूथ आपके इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं विजय, टेक्निकल और इंजीनियरिंग की तो हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। करेक्ट. आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिकली जब मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन करने में क्या फ़न है। जितना काम कर रहे हैं आप, जितने चैलेंजेस ले रहे हैं, उसके साथ एक फ़न एलिमेंट है। ये केवल एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर आप पेड एडवेंचर हॉलीडेज़ पे जाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ पेड एडवेंचर हॉलीडेज़, तो मैं बताता हूँ आपको, मैंने एयरफोर्स के 24 साल की नौकरी में स्कीइंग का मैं सर्टिफाइड स्कीयर हूँ, अच्छा. स्कूबा डाइवर हूँ, पैरा जंपर हूँ, सोलो पैराग्लाइडर हूँ, और ये सब काम मैंने सर्विस के दौरान भारतीय वायुसेना के एडवेंचर विंग. एडवेंचर पाथ के थ्रू किया है। और जब आप ये कर रहे हो, एक तरह से हॉलीडे है आपके लिए, आप एक नई एडवेंचर कोर्स को कर रहे हो, लेकिन उस समय भी आपकी सैलरी ऑन रहती है, और जो आप ट्रैवल करते हो वो भी फोर्सेस बियर टीडी करती हैं। के थ्रू. हाँ, तो ये कोई सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाए कि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो एक करेक्ट तरह से पेड हॉलीडेज़ रहती हैं। करेक्ट करेक्ट. तो आप किसी भी ब्रांच में हो, मतलब इंजीनियर्स के लिए इस तरह का टाइम मिलना, करेक्ट. जबकि वो ऑन ड्यूटी इस तरह के एडवेंचर कोर्स करते हैं, एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो मैं स्कीइंग कोर्स कर रहा था गुलमर्ग में 13,000 फीट पे विजय, हाँ, गुलमर्ग सर. और वो मेरे को आज तक याद है, जो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा। बट सर, जस्ट सर, आगे जाने से पहले मैं बता दूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में एडवेंचर विंग होता है वेयर दे प्रमोट लॉट ऑफ थिंग कि आपको नॉमिनेशन आता है. पैरा जंपिंग हुआ, जैसे सर ने स्क्यूबा डाइविंग बताया, और भी बहुत सारे माउंटेनियरिंग हुआ, जस्ट सो दैट आप वो फन एलिमेंट और एडवेंचर एलिमेंट हमेशा जारी रखें. और फॉर दैट आर्मी नेवी एयरफोर्स सेंट यू ऑन टीडी. एंड देन हमारे इसमें भी वो एक लाइफ लॉन्ग एक एक्सपीरियंस रह जाता है. यस सर, गुलमर्ग सो वाला दिस बता. TD इज टेम्परेरी ड्यूटी, टेम्पररी ड्यूटी. टेम्परेरी यस. ड्यूटी वेयर यू आर लीविंग योर बेस करेक्ट एंड परफॉर्मिंग करेक्ट. सम ड्यूटीज। तो मैं स्कीइंग कोर्स के लिए गुलमर्ग गया हुआ था। तो हमारा कोर्स आर्मी की एक माउंटेनियरिंग यूनिट है जिसके अंडर में चल रही थी। NIM जो है हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग है गुलमर्ग में। और वहाँ पे ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, ऑफिसर और जवान की ट्रेनिंग एक साथ होती है स्कीइंग कोर्स की। और आर्मी का एक हवलदार वहाँ पे आएगा, और वो ये नहीं देखता आप कौन से रैंक के ऑफिसर हो, वो आपको पहले दिन से इस बात के लिए ट्यून करता है कि आप बिल्कुल बिना इंजरी किए इस कोर्स को कर सकें। हमारी ये 15 दिन का कोर्स था। 5वें 6ठे दिन हमको एक इंडिपेंडेंट साइट पे लेके गए, और उसमें सारे एयरफोर्स के ऑफिसर और एयरफोर्स के जवान थे। हम करीब 13,000 फीट पे थे। हमें एक साइट हमने आइडेंटिफाई की जहाँ बिगिनर्स के लिए होता है, वो स्कीइंग चल रही थी। सडनली हमने देखा, जैसे वो दिखाते ना कि एकदम एक्सपर्ट स्कीयर्स हाँ हमारे हाँ, तरफ से जुप ऐसे जुप क्र जुप करके, और मतलब हमने अगर 1 इंच भी आगे बढ़ाया तो कोई आके स्कीयर ठोक देगा. हमें ठोक देगा। और उस समय बहुत डर लगता है, क्योंकि जब आप स्कीइंग करते हो, गिरते हो, तो चोट भी अच्छी खासी लगती है। ऐसा नहीं जैसे दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर कि आप लुढ़क गए और कुछ नहीं हुआ ना। वो स्नो के वो आप करेक्ट. ऐसे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है।
अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने हमारे सामने पावर प्ले किया और फिर एकदम सारे देखा हमने चारों तरफ करीब 15-20 आर्मी के जवान हमें घेर के खड़े हुए थे। हम्म, हमें समझ में नहीं आया क्या है। तभी एक कैप्टन हमारे पास आया, मैं उस समय स्क्वाड्रन लीडर था, मैं इंचार्ज भी नहीं था, बट ही केम नियर टू मी एंड ही आस्क्ड, सी दिस साइड बिलोंग्स टू मी ओके, एंड आई वांट यू टू लीव दिस विद इन 5 मिनट्स, ओके। अदरवाइज माई बॉयज विल डू स्कीइंग हियर एंड वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगा मैं स्क्वाड्रन लीडर हूँ, इससे सीनियर हूँ, हाउ कैन ही टॉक टू मी, करेक्ट, ऑब्वियसली है ना। फौज वाला जो आता है सर। हाँ, मैंने कहा हाउ कैन ही टॉक टू मी। तो मैंने उससे कहा ये तो मतलब इसमें कैसे साइट आइडेंटिफाइड है, और ये मतलब इफ़ वी आर डूइंग कांट यू डू इज समवेयर एल्स। तो ही सेड नहीं सर, ये जगह हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और ये हमारी है, हम्म, या तो आप हमसे बेहतर स्कीइंग करो हाँ, और इसको कैप्चर कर लो, हाँ। नहीं तो अगले 5 मिनट में मैं इनको ऑर्डर दूंगा और फिर आपकी टीम की इंजरी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। ओह, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर हमने जो हमारे साथ हवलदार थे उनसे बात की, तो उसने कहा सर ये स्पेशलिस्ट टीम है और बेहतर होगा जो 5 मिनट मिले उसमें हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, है ना। जब तक हम इनकी कैपेबिलिटी पे नहीं आ जाते, पंगा लेने में कुछ नहीं है। तो हम आए, हमने पूरी ट्रेनिंग पूरी की, बट ये छोटे छोटे लेसन्स हैं या। जो बताते हैं कि इसको और किस तरह से मेमोरेबल बनते हैं। और विजय, ये केवल इस लेसन के कारण मुझे याद नहीं है, आपने न्यूज़पेपर में या ओपन सोर्स पे भी देखेंगे, हमारा जिस दिन कोर्स ख़त्म हुआ, हम गुलमर्ग से निकल के श्रीनगर पहुँचे ही थे अगले दिन, और श्रीनगर पहुँचने से पहले हमें पता लगा एक एवलांच आया, ओह, और उस एवलांच में जिस मैस में हम रुके हुए थे, जहाँ पे वो माउंटेनियरिंग यूनिट थी, करीब 150 से ज़्यादा सोल्जर्स उसके अंदर इंजर्ड हुए थे एवलांच के अंदर, अच्छा, जहाँ आप रुके थे। जहाँ पे रुके थे। तो आप देखो, अगर मतलब हम 5 से 6 घंटे और वहाँ रुके होते तो शायद हम में से कुछ फेटल होते और शायद कुछ ज़िंदगी भी खो सकते थे। हम्म। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जो याद रहती हैं फ़ौज में, कि कैसे आप बिल्कुल मौत के करीब पहुँचते हो और फिर आप ज़िंदगी को पाते हो। वेरी नाइस। इसमें सर, द वेरी ब्यूटीफुल चीज़ आपने कहा, जैसे आपने बोला था 5 मिनट दिया है, हाँ, तो कोई और होता ना तो ऐसे हाँ, होता कि एक्शन ठीक है यार, देख ले, तू कर या हाँ, मैं कर, बट यस, दैट इज़ वेयर द एक्सेप्टेंस हाँ, कि नहीं भैया, आप यू आर स्पेशलिस्ट, यस, ठीक है, आपने बोला 5 मिनट, मतलब आप यहाँ ट्रेन विन करते होंगे। हाँ, सो द बेस्ट थिंग इज रिट्रैक्शन। करेक्ट, कभी कभी हमें लेट गो और रिट्रैक्शन भी हाँ, सीखना पड़ता है। यस, नहीं तो लोग फौजी का वो इमेज बना देना, ये धुरंधर होंगे, हाँ, उसने 5 बोला तो चल करके देखते यस, कौन जीतता है करके। सो करेक्ट, आई थिंक दैट इज वन, सबमिशन इज हाँ। वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही एस्पेक्ट सर। गेव अस अ चॉइस कि या तो या तुम तो हमारे साथ हमको, टिको, हाँ, है ना, नहीं तो ये जगह हमारी है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग हिम जूनियर, आई थिंक वी हैड टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू देयर एग्जैक्टली सर, प्रोफेशनलिज्म। टू दैट प्रोफेशनल, वेरी ट्रू सर। सर, एयरफोर्स में प्रॉब्ली लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, हम लोग गरुड़ के बारे में सुनते हैं सर, जो एयरफोर्स का स्पेशल फोर्स है। स्पेशल फोर्स एसएफ के बारे में लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, अमेजिंग फोक्स आर देयर, मेनी ऑफ अस नो दैट। मार्कोस के बारे में है सर, लाइक वी नो, मैं भी बोलता हूँ मार्कोस के बारे में, and विजय पाल सर है, काफ़ी लोग हैं। गरुड़, व्हाट इज इन शॉर्ट सर, व्हाट इज गरुड़, हाउ इज गरुड़, हाँ, और उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है सर? तो गरुड़ के लिए जो ट्रेनिंग है उसका एक अलग एक्सक्लूसिव सेटअप है, और आपकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें से वॉलेंटियर्स बुलाए जाते हैं, और जो लोग एज ए वॉलेंटियर उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कमांडो ट्रेनिंग अगेन। करेक्ट। और जो गरुड़ यूनिट्स हैं उनमें फिर उन उन सारी ब्रांच से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, उनका एक इनिशियल फेज़ होता है, और प्रोबेशन उसके बाद वाला उनकी गरुड़ ट्रेनिंग होती है। तो दीज आर द स्पेशलिस्ट यूनिट हु आर परफॉर्मिंग इन एयरफोर्स। एयरफोर्स, वेरी नाइस सर। एंड जाते जाते सर, हाउ इज लाइफ नाउ सर? ओके, जो हमने स्टार्टिंग में, वी स्टार्टेड विद दैट, हाँ, सो नाउ आई एम आस्किंग यू, हाउ इज लाइफ नाउ सर? सो लाइफ इज स्टिल गुड। आई टेल यू, 24 years after serving air force, I joined corporate. As I told you, I worked in Amazon for 3 years, and there was all again a trigger when I thought ki now I need to explore something else which should be of my liking.
and I found that I want to not only share the stories of Air Force, I want that I should invite people and we should cover the stories, real stories, Very true. which are existing, which are hidden, and which are not only about bravery or courage. These stories are real stories which can be used by people outside, those who are functioning into corporate or any other True. True. organization, True. where they can learn leadership lessons, Very nice. where they can understand very closely कि what officer does, what is the environment of their families, उनकी वाइफ और बच्चे कैसे रहते हैं, और उन छोटी छोटी कहानियों में जैसे हमने आज बातचीत की, ऐसा क्या है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. वेरी नाइस सर। तो मैं बस उस फेज़ में चल रहा हूँ और इसी में आनंद है आजकल. मैं सबको बताना चाहूँगा सर एक ऑथर भी है, और हिज बुक वाज ड्यूरिंग हिज सर्विस सर ने लिखी थी, तो वायु योद्धा नाम है, पढ़िए, इट इज़ अवेलेबल ऑन इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड अमेजोन एंड दिस फ्लिपकार्ट. थिंग हाँ, सर। इट इज़ एंड एक्सेसिबल. जैसे मैं सर से बात कर रहा था, दैट किताब एक अमेजिंग जर्नी है सर की, क्योंकि वो एक कुछ अलग चीज़ से स्टार्ट हुआ सर। संक्षिप्त में अगर आप बता दें, हाँ, तो हाउ इट स्टार्टेड, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं मेरे जो ऑडियंस या जो सुनेंगे। ओके. तो एक किताब है जो मैंने हिंदी के अंदर वायु योद्धा नाम से लिखी है. तो इसकी शुरुआत बहुत ही अलग तरीके से हुई थी. मैं गुवाहाटी में पोस्टेड था. गुवाहाटी में एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जो एयरफोर्स के जो टेक्निकल फील्ड में जो काम करते हैं उनके स्किल के चेक के लिए और उनके प्रमोशन के लिए ये यूनिट काम करती है. तो आई यूज़ टू विजिट ऑल एयरफोर्स बेसेस इन द ईस्टर्न सेक्टर. जिन लोगों ने भी ईस्ट को विजिट किया है या वहाँ रहते हैं उनको एक बहुत ही खूबसूरत और मैं कहूँगा एक अलग चीज़ पता होगी. जैसे हमारे यहाँ पे दिन में 3 फेज होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम. अगर आप ईस्ट में जाओगे तो 4 बजे बाद शाम नहीं होती, सीधी रात हो जाती है. ऐसा शाम 4 o'clock के बाद। हाँ, 4 o'clock के बाद एकदम अंधेरा होगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि शाम कहाँ गई. तो जब मैं वहाँ पोस्टेड था, अलग अलग यूनिट्स में विजिट करता था, तो जैसे ही शाम हो गई, अगर आप अकेले हो, फैमिली साथ में नहीं है, तो आप बार में जाओगे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें तो आप अल्कोहल डिपेंडेंट बन जाओगे, है ना. सही बात है। तो मैं उस समय मेरे को लिखने का शौक स्टार्ट हुआ. और उसी दौरान क्या हुआ, मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी और जो मेरे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनने वो चाहते थे कि हमारी एयरफोर्स में एक उस समय एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जिसमें लेडीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, जिससे कि सब एक दूसरे से सीख सकें. करेक्ट करेक्ट। तो अफवाह। उसकी अफवाह अफवाह अफवाह। बोलते हैं. तो अफवाह की एक मैगजीन पब्लिश होनी थी, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप भी एक आर्टिकल। हाँ, वाइफ से बोल के एक आर्टिकल उसमें पब्लिश करवा दो. फौज में जनरली जब बोलता है कोई, तो एक एक तरह से ऑर्डर ही होता है. अब मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन पे बात की कि भाई कोई एक आर्टिकल जो आपको लगता है कि सबसे साथ शेयर किया जा सकता है वो बताओ. वो मायके में थी, तो उसने कहा कि तुम अपनी ड्यूटी को मेरे कंधे पर्सनल पे टाइम के साथ मत मिक्स करो, है ना. अब मैंने कहा ये क्या किया जाए, तो मैंने कहा मैं ही उसके नाम से एक आर्टिकल लिख देता हूँ. अब आर्टिकल क्या लिखूँ, तो मुझे मेरी मदर को 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था. ओके। और मैंने जब ज्वाइन की थी सर्विस, तो उसी समय जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तभी उसका डिटेक्शन हुआ था. तो इनिशियल 3-4 ईयर्स आई हैव सीन दैट स्ट्रगल, कि वो कैसे फैमिली में आता है. और स्पेशली जब फौजी, एक हमारा क्या है, हम लोग बॉर्डर्स पे होते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने भाई बहन को, माता पिता को, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं. और जब इस तरह की कोई डिसीज होती है फैमिली मेम्बर को, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. तो मैंने उसी एक्सपीरियंस को आर्टिकल में लिखने का सोचा. तो मैं लिखने लगा और जब लिखते लिखते मुझे लगा कि वो जो 1 पेज लिखना था वो 15 पेज हो गए. तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि मैंने आर्टिकल लिख लिया, ये 15 15। पेज हो गए हैं. तो उसने मुझे एक ताना मारा कि इससे अच्छा तो तू किताब ही लिख लेता. हाँ। और मुझे वो ताना जम गया. वो ताने ने आपको फाइनली ऑथर बना दिया सर। तो मैंने कहा मुझे किताब लिख लेनी चाहिए. तो जैसे ये कैंसर का एक अनुभव था, ऐसे जितनी मेरी एयरफोर्स की 20 साल की जर्नी थी, और स्पेसिफिकली अगर एक इंजीनियरिंग ब्रांच का ऑफिसर अलग अलग पोस्टिंग पे जाता है, क्या काम करता है, तो जैसे मेरी भुज में पोस्टिंग थी अर्थक्वेक के बाद, तो मैंने एक चैप्टर बनाया कि जब
अर्थक्वेक आया तो उस समय इंजीनियरिंग टीम क्या कर रही है और घरों के अंदर क्या हो रहा है, जनरली हमें ये कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती है। सही हमें तो बात है। सुनने को मिलता है कि अर्थक्वेक आया तो रनवे डिस्ट्रॉय हो गया और फिर उसको सबने कैसे बना दिया। रिजुवनेट किया। हुँ। फैमिलीज़ में क्या हो रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, बाकी टीम क्या करती है। ऐसे ही मैंने कारगिल के टाइम फैमिलीज़ में क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि जैसे हमको दिखाया जाता है मूवीज़ में पार्टीज़ होती हैं तो डांस दिखाया जाता है, तो जब लेडीज़ क्लब होता है जैसे जहाँ पे वो लेडीज़ क्लब की मीटिंग्स हो रही हैं तो लेडीज़ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जब उनकी अफवाह की मीटिंग होती है तो कैसे इंटरेक्शन होता है। ऐसा करके मैंने 13 चैप्टर उसमें लिखे और फिर वो किताब वायु योद्धा के नाम से मैंने रिलीज़ की। ओह वेरी नाइस सर, वेरी इंटरेस्टिंग यस, ये। और उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और उन्होंने खुद ने उसका तारीफ़ फॉरवर्ड किया। लिखा था और दैट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। वेरी नाइस सर। बस सर जाते-जाते एक एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूँगा कि या आज के यूथ के लिए एयरफोर्स या नेवी आर्मी जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल है हाँ, विजय। एकदम हाँ, पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन सर। हाँ, तो ये एक आपकी लाइफ टाइम का डिसीजन है। अगर आपका, मैंने जैसे कहा शुरुआत, अगर आपका मन कहता है कि मुझे ये जॉइन करना है तो पूरा मन बनने के बाद ही जॉइन करना चाहिए। सही बात है, अगर आपका मन है और आपने जॉइन कर लिया तो पूरी दुनिया में नौकरी तो बहुत मिल जाएंगी, ऐसी लाइफ स्टाइल कहीं भी नहीं कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। तो अगर जीवन बनाना है तो केवल आर्म्ड फोर्सेज हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले केवल एक ही चीज़ सुनिश्चित करनी है कि आपका उसके लिए मन होना चाहिए, क्योंकि बिना मन के आप इस सफ़र को सफ़र आराम से को पूरा आराम नहीं से। कर पाएंगे। थैंक यू सर एंड मुझे पर्सनली इतना हम्म, जो सीखने मिला बिकॉज़ एयरफोर्स जो एयरफोर्स से मैंने बहुत या एयरफोर्स की जो पर्सनल है उससे बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ है। हम्म, और 1 डेढ़ घंटे में सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी एटलीस्ट हम बोल तो सकते हैं करके। सो थैंक यू सो मच सर थैंक्स और थैंक्स विजय, बहुत ही एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हमारी जो ये बातचीत है यूज़फुल रही काफ़ी होगी। यूज़फुल यस यूज़फुल यस मुझे तो बहुत ही लगा सर। आई एम श्योर ईच वन ऑफ देम विल टेक देयर थिंग्स फ्रॉम दिस। यस, सो जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक्स। जय हिंद टू एवरीवन।